नाजरीन आदाब। दक्कन मीडिया के उर्दू ख़बरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ इस्माइल रेहान। पेश खिदमत है सुर्खियाँ। अमरीका से 15 लाख तारिकीन वतन की मुमकिना मुल्क बदरी का फ़ैसला, 18,000 हिंदुस्तानी भी ख़तरे में। किसानों का एहतजाज, शंभू बॉर्डर पर झड़प, पुलिस की जानिब से आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। संभल में मस्जिद से लाउड स्पीकर की तेज़ आवाज़ आने पर इमाम गिरफ्तार, 2 लाख रुपए का जुर्माना भी किया आयद। पुलिस ने अमन में खलल डालने पर की कार्रवाई। जेल से रिहाई के बाद अल्लू अर्जुन का बयान, कहा कानून में यकीन रखता हूँ। अब खबरें तफसील से। ईरान ने शाम में पेश आए वाक़यात के लिए गुज़िश्ता दिनों अमरीका व इसराइल को ज़िम्मेदार ठहराया था। अब रूस ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है और कहा है कि जल्द ही इस बात के सबूत सामने आएंगे। दरअसल गुज़िश्ता चारशंबे को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने अपने एक खिताब के दौरान कहा था कि ईरान के पास इस बात के वाफिर सबूत हैं कि शाम में जो कुछ भी हुआ है वो अमरीका और इसराइल की साजिश का हिस्सा है। रूस ने भी ख़ामेनी के इस दावे को दोहराया है और कहा है कि शाम में असद हुकूमत के तख्ता पलट में अमरीका और इसराइल के मुलव्वस होने का सबूत ज़रूर सामने आएगा। रूसी वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान मारिया शखारोवा ने ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि शाम में जो कुछ हुआ उसकी जांच चल रही है, इससे मुताल्लिक़ जानकारी हमारे पास जल्द ही मौजूद होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जहाँ तक इसराइल का सवाल है तो उनकी क़ियादत इस मसले पर अपने किरदार के बारे में खुलकर बोलती है, इसे छुपाती नहीं है। लेकिन अमरीका का दावा है कि इस तरह के वाक़यात इस मुल्क में समाजी व माशी हालात से आवाम के अदम इत्मीनान से जुड़ा है, जबकि उसने क़स्दन शाम में इस तरह की हालत पैदा की है। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को ओहदा संभालने के बाद अमरीकी तारीख़ में सबसे बड़ी मुल्क बदरी करने का फ़ैसला किया है। उसकी तैयारी करते हुए अमरीकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी ICE ने मुल्क से बाहर निकालने के लिए तकरीबन 15 लाख अफराद की फहरिस्त तैयार की है। इस फहरिस्त में तकरीबन 18,000 हिंदुस्तानी शहरियों के नाम भी शामिल हैं जिन्हें अमेरिका से बाहर किए जाने का ख़तरा है। IEC ने बताया कि अमेरिका में बग़ैर मुनासिब दस्तावेज़ात के रह रहे तारिकीन वतन को मुल्क से बाहर निकालना ट्रंप का बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंडा है। डोनाल्ड ट्रंप अगले साल 20 जनवरी को अमेरिकी सदर के ओहदे का हलफ लेने वाले हैं। वो तारिकीन वतन के लिए सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के हामी रहे हैं। ICE ने नवंबर 2024 में ये आदाद शुमार जारी किया था। उसके मुताबिक 17,940 हिंदुस्तानियों को आखिरी हुक्म वाली इस फहरिस्त में रखा गया है, जो IEC की कस्टडी में नहीं है लेकिन डिपोर्ट किए जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनमें से कई हिंदुस्तानी 3 साल से भी ज़्यादा वक्त तक कानूनी अमल से गुजरे हैं। रिपोर्ट में हिंदुस्तान का नाम उन 15 ममालिक में शामिल है जिन पर डिपोर्ट अमल के लिए ताउन नहीं करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 3 साल में करीब 90,000 हिंदुस्तानियों को अमरीका की सरहद में गैर कानूनी तरीके से दाखिल करते हुए पकड़ा गया है। उनमें से ज़्यादातर पंजाब, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसी रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं। OpenAI पर सवाल खड़े करने वाले हिंद नजात अमेरिकी AI रिसर्चर सुचीर बालाजी की मुश्तबा हालत में मौत हो गई है। सैन फ्रांसिस्को के पुचान स्ट्रीट वाक़े फ्लैट में 26 साल के सुचीर की लाश पाई गई। सुचीर बालाजी 4 साल तक OpenAI के साथ जुड़े थे। इसके अलावा वो ChatGPT के डेवलपमेंट के लिए भी काम कर चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने OpenAI पर बड़े इल्ज़ामात लगाए थे। जांच अफसरों ने बताया कि सुचीर को दोपहर करीब 1 बजे मुर्दा हालत में पाया गया। मेडिकल एग्जामिनर ने मौत की वजह के बारे में अभी कुछ नहीं बताया है। पुलिस ने सिर्फ इतना इशारा दिया है कि यह कत्ल नहीं है बल्कि खुदकुशी का मामला नजर आ रहा है। सुचीर की मौत से हर कोई हैरान है। दुनिया के अमीर तरीन कारोबारी एलन मस्क ने भी सुचीर की मौत पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया X पर अपने एक पोस्ट में उनकी तस्वीर साझा करते हुए गम का इजहार किया है। वैसे OpenAI के CEO सैम अल्टमैन के साथ मस्क का भी लंबे वक्त से तनाज़ा चला आ रहा है। शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के दरमियान शदीद तसादुम हुआ। हफ्ते को 101 किसानों ने दिल्ली की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगा कर रोक दिया। बैरिकेड हटाने की कोशिश पर आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। 307 दिन से एहतजाज कर रहे किसानों के कायद सरवन सिंह पंढीर ने हुकूमत पर तहरीक को नज़रअंदाज करने और बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाया। हरियाणा हुकूमत ने अमन व अमान के पेश नज़र अम्बाला के 12 देहात में मोबाइल इंटरनेट और SMS सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं,
جو 17 دسمبر تک جاری رہیں گی۔ پہلوان اور کانگریس کسان مورچہ کے صدر بجرنگ پونیا نے احتجاج میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ جگجیت سنگھ ڈلیوال 18 دن سے بھوک ہڑتال پر ہیں لیکن حکومت خاموش ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو ان کی طبی مدد کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب کسان رہنما راکیش ٹکیت نے دلی کو ایم پی ایکسپریس وے سے گھیرنے کی دھمکی دی ہے، جس کے لیے 4 لاکھ ٹریکٹرز کی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آیا حکومت کسانوں کے مطالبات مانے گی یا احتجاج مزید شدت اختیار کرے گا۔ سنبھل میں ایک مذہبی مقام پر مائک اور لاؤڈ اسپیکر بجانے پر پولیس انتظامیہ نے ایک امام کے خلاف کارروائی کی ہے۔ پولیس نے امام کو امن میں خلل ڈالنے پر حراست میں لے کر کارروائی کی ہے۔ ساتھ ہی ایس ڈی ایم نے امام پر 2 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ بعد ازاں عدالت نے امام کی ضمانت منظور کر لی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حال ہی میں اے سی پی سریش چندر اور سی او انوج چودھری نے صدر کوتوالی میں تمام مذاہب کے مذہبی رہنماؤں سے رابطہ قائم کیا تھا اور مذہبی مقامات سے مائک اور لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کی بات کی تھی۔ سپریم کورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اے ایس پی نے واضح کیا تھا کہ کسی بھی مذہبی مقام پر مائکروفون یا لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے حکم پر عمل نہیں کیا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، لیکن جمعہ کے روز ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس شریش چندر اور سی او انوج چودھری نماز جمعہ کے لیے گشت کر رہے تھے کہ صدر کوتوالی علاقے کے محلہ کوٹ گڑوی میں واقع ایک مذہبی مقام پر مائک اور لاؤڈ اسپیکر کی آواز سنائی دی۔ سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل نہ کرنے پر مسجد کے امام کو طلب کر کے کوتوالی پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جس پر پولیس نے امن خراب کرنے پر کارروائی کرتے ہوئے ان کا چالان جاری کر دیا۔ اس معاملے میں سنبھل کے ایس ڈی ایم ڈاکٹر وندنا مشرا نے کہا کہ لاؤڈ اسپیکر پر پابندی ہے، لیکن امام سنبھل کی انار والی مسجد میں لاؤڈ اسپیکر بجانے پر 2 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 151 کے تحت کارروائی کی گئی ہے، لیکن موقع پر ہی ضمانت کر دی گئی۔ آئین کو اپنانے کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر جمعہ کو پارلیمنٹ کی خصوصی بحث میں حصہ لیتے ہوئے اتر پردیش کے کیرانہ سے لوک سبھا ایم پی اقراء حسن نے ملک کی اقلیتوں پر ہو رہے مسلسل حملوں اور مظالم کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے پوری بے باکی سے اپنی بات رکھتے ہوئے کہا کہ آئین کی کتاب تو موجود ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ اسے چلانے والوں کا ایمان گم ہو گیا ہے۔ سماجوادی ایم پی اقراء حسن نے خاص طور سے اتر پردیش میں امن و امان کی صورتحال پر یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ریاست میں اقلیتوں پر بڑھتے ہوئے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ متنازع بیان بازی، موب لنچنگ اور بلڈوزر سے گھروں کو گرانے کے واقعات عام ہو گئے ہیں۔ خاص طور پر اتر پردیش میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے قانون کے نام پر جنگل راج چل رہا ہو۔ انہوں نے سنبھل میں شاہی جامع مسجد کے سروے کے دوران اقلیتی نوجوانوں کی ہلاکتوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی نگرانی میں بے قصور لوگوں کا قتل کیا گیا اور حکومت نے خاموشی اختیار کر لی۔ اقلیتوں پر تشدد بڑھتا جا رہا ہے، مگر اقتدار میں بیٹھے لوگ یا تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا پھر تشدد کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے موب لنچنگ، وقف بل، دکانوں پر نیم پلیٹ لگانے کا حکم، یتی نرسمہانند اشتعال انگیزی، ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو گھر خریدنے سے روکے جانے اور الہ آباد ہائی کورٹ کے جج کے حالیہ متنازع بیان جیسے کئی اہم مسائل اٹھائے۔ ساؤتھ انڈین فلم انڈسٹری کے معروف اداکار الو ارجن کو 14 دسمبر کی صبح تلنگانہ ہائی کورٹ سے ضمانت ملنے کے بعد حیدرآباد سینٹرل جیل سے رہا کر دیا گیا۔ جیل سے رہائی کے وقت ان کے والد الو اروند اور سسر کنچلا چندر شیکھر ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ الو ارجن کے مداح بھی ان کی رہائی سے بہت خوش تھے اور اداکار نے گھر پہنچ کر تمام مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔ جیل سے باہر نکلنے کے بعد الو ارجن نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، فکر کی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں قانون پر مکمل یقین رکھتا ہوں اور اس کیس کے دوران عدالت میں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے اور قانون کی پاسداری کریں گے۔ اداکار نے متاثرہ خاندان کے لیے اپنی دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس حادثے میں فوت ہونے والی خاتون کے خاندان کے ساتھ پوری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا اور میں ان کی مدد کے لیے ہمیشہ موجود رہوں گا۔ الو ارجن نے اس حادثے کے بارے میں وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ یہ حادثہ ایک غیر ارادی واقعہ تھا۔ انہوں نے کہا، میں فلم دیکھنے کے لیے سنیما ہال گیا تھا اور اچانک یہ واقعہ پیش آیا، یہ کوئی جان بوجھ کر نہیں کیا گیا تھا۔ اپنے مداحوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے الو ارجن نے کہا، میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جو میرے ساتھ اس وقت کھڑے رہے اور مجھے ان کے سپورٹ کی وجہ سے آج یہاں موجود ہوں۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف مسلمانوں کا احتجاج جاری ہے۔
JPC की मीटिंग में भी मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने पुरजोर तरीके से इस बिल की मुखालफत की है और इसके मुज़मरात से आगाह किया है, मगर हुकूमत इस बिल की मंजूरी के लिए हर तगोदो कर रही है। हालिया दिनों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिल की हिमायत की और इस बिल के सिलसिले में अवामी स्टेज से कांग्रेस को निशाना बनाते हुए मुतअद्दिद इल्ज़ामात आयद किए थे, जिस पर कांग्रेस रहनुमा और राज्यसभा के साबिक डिप्टी चेयरमैन के रहमान खान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इल्ज़ामात आयद किए कि कांग्रेस ने खुशामद की पॉलिसियों के ज़रिए वोट बैंक की सियासत करने के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए वक्फ बिल पास किया। मोदी ने कांग्रेस पर हमला करने के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड की मिसाल दी थी। PM ने दावा किया कि 2014 में ओहदा छोड़ने से ठीक पहले कांग्रेस की क़ियादत वाली UPA हुकूमत ने दिल्ली में जायदादें वक्फ बोर्ड को सौंप दी थीं। उन्होंने ये भी कहा कि आइन जैसा कि BR अम्बेडकर ने तैयार किया था, वक्फ बोर्ड का जिक्र तक नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसकी तश्कील सियासी तौर पर की गई। तारीख़ी और कानूनी पहलुओं का हवाला देते हुए खान ने मोदी के दावों को बेबुनियाद अफवाहें करार दिया। साबिक मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर ने कहा कि 123 वक्फ अमलाक की मिल्कियत, जिनमें मसाजिद, कब्रस्तान, मकबरे और मदारिस शामिल हैं, कोई नई बात नहीं है और ये 3 दहाइयों पर मुहित है। ये जायदादें आस्था और इबादत की अहम जगहें हैं और इन जायदादों की शनाख्त का अमल इंदिरा गांधी के बतौर वज़ीर-ए-आज़म दौर में शुरू हुआ, यानी 1970 में, और ये कांग्रेस हुकूमत का आखिरी लम्हा का फैसला नहीं था, जैसा कि मोदी ने इल्ज़ाम लगाया था। राजस्थान की BJP हुकूमत के शिद्दत पसंद मेंबर असेंबली बालमुकुंद आचार्य, जो जयपुर के हवा महल से मुंतखब हुए हैं, उनकी मुस्लिम दुश्मनी एक बार फिर मंजर आम पर आ गई है। मुसलमानों से नफरत करने वाले बालमुकुंद ने इलाके में बांग्लादेशियों की जांच के नाम पर कई मुसलमानों को परेशान किया और उनसे आधार कार्ड दिखाने का मुतालबा किया। इस दौरान बदसलूकी और दबंग रवैया भी अख्तियार किया। बालमुकुंद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो हवा महल इलाके की झुगी झोपड़ियों में रहने वाले मुसलमानों से आधार कार्ड तलब करते और बदतमीजी करते दिखाई दे रहे हैं। ये पहला मौका नहीं जब वो मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। मेंबर असेंबली के तौर पर अवामी खिदमत के बजाय वो अक्सर मुसलमानों को परेशान करते हैं। कभी मीट की दुकानें बंद करने की धमकियां देते हैं तो कभी नाम पूछ कर इन्हें बांग्लादेशी करार देकर हिरासां करते हैं। इस बार तहकीकात के नाम पर बालमुकुंद ने मुस्लिम खवातीन, बुजुर्गों और एक डॉक्टर जोड़े के साथ बदतमीजी की। वो न सिर्फ बुजुर्गों के आधार कार्ड चेक करते रहे, बल्कि एक क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर जोड़े से उनकी डिग्रियां तलब की। जब मकामी कांग्रेस लीडर ने इस रवैये की मुखालफत की तो बालमुकुंद ने उनके साथ बदतमीजी की और पिटाई की धमकी दी। यही नहीं, बालमुकुंद पहले भी तनाज़ियात में रहे हैं। वो चप्पल पहनकर इमाम बाड़े में दाखिल हुए थे, जिस पर शिया बिरादरी ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके के सरपंच गफूर मंसूरी की बालमुकुंद से मुखालफत पर उनके साथ बदसलूकी की गई और लाठीचार्ज कराने और जेल भेजने की धमकियां दी गईं। मुतासिरा बुजुर्गों ने बताया कि बालमुकुंद ने इन्हें बांग्लादेशी करार देकर हरासा किया। हालांकि उन्होंने अपने आधार कार्ड दिखाते हुए कहा कि वो बिहार के रहने वाले हैं। अवामी खिदमत के बजाय बालमुकुंद का मुसलसल मुस्लिम मुखालिफ रवैया न सिर्फ इलाके में खौफ पैदा कर रहा है, बल्कि उनकी गैर जिम्मेदाराना सियासत को भी बेनकाब कर रहा है। इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।